योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजकता और गुंडागर्दी है। इसके साथ ही योगी ने कहा कि जो युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा। इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति, जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसा मऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। इसके अलावा सीएम योगी ने आज कानपुर में 412 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ एक तरफ होगा, प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। ऐसे में सीएम योगी खुद प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन करवा रहे हैं। हालांकि इस आयोजन को उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी का दौरा उन जिलों में हो रहा है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि युवाओं को साधने के लिए सीएम योगी अब खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नौकरियों की बहार है। सरकारी नौकरियों के लिए पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है तो प्राइवेट नौकरियों के लिए रोजगार मेले लग रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है
खासकर उन जिलों में रोजगार मेला युवाओं को साधने का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। सीएम योगी न सिर्फ यूपी के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि उनके सुनहरे भविष्य की चिंता भी कर रहे हैं। पहले मिल्कीपुर, फिर कटेहरी, उसके बाद मुजफ्फरनगर और अब अलीगढ़, जहां खैर में उपचुनाव होने वाला है, जहां उन्होंने छात्र छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे, रोजगार मेला में 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, उद्यमियों को 35 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरण किया और अलीगढ़ में 705 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और 2017 से पहले और बाद का फर्क समझाया। प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि ये थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का वो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से अभी तक सरकार ने 4 सीटों पर रोजगार मेले लगवाए हैं और अगले हफ्ते 4 और सीटों पर रोजगार मेला लगवाया जाएगा, जिसकी कमान मुख्यमंत्री योगी ने खुद संभाली है। इन रोजगार मेलों के जरिए सीएम योगी को उम्मीद है कि वो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के बनाए माहौल को खत्म कर पाएंगे और उपचुनाव में लोकसभा चुनाव का बदला ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी जम्मू की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के प्रदेश एसपी अध्यक्ष जियालाल वर्मा शनिवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और इसी दिन शनिवार तक टिकट फाइनल होने की उम्मीद भी है। बताया ये भी जा रहा है कि एसपी कठुआ, बनी, जसरोटा, हीरानगर, सांबा, विजयपुर, आरएसपुरा, गांधीनगर नॉर्थ, अखनूर और नगरोटा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कि जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं उनने हमारे साथ संपर्क किया और हमने 10 लोगों की लिस्ट जो फाइनल की है, उसके लिए हम समाजवादी पार्टी लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हमने समय लिया है। अखिलेश यादव जी ने हमें परसों के लिए समय दिया है। हम उनके साथ इन कैंडिडेट्स के नामों की चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। रायबरेली के पिछवरिया गांव में हुई अर्जुन पासी की हत्या का जिक्र करते हुए मुख्य हत्यारोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित दलित समाज में डर का माहौल है। 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीते दिनों राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद डीएम और एसपी से भी बातचीत की थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा में एक मकान का हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। इसी मकान के दूसरे हिस्से में निर्माण का काम भी चल रहा था। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था। आसपास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया। घटना बेलनगंज इलाके की है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो आगरा से आई है। ये जर्जर मकान भरभरा कर नीचे गिर गया है और इसी मकान के दूसरे हिस्से में निर्माण कार्य भी चल रहा था। राहत की बात यह है कि जिस वक्त मकान गिरा है उस वक्त मकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था। इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने इन तस्वीरों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट छापे जाने का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एलआईयू की टीम मदरसे में पहुंचकर क्लर्क मोहम्मद अतीक और व्यवस्थापक तौसीफ से पूछताछ कर रही है। मदरसे पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। जांच में और तथ्य आने पर मदरसे को सील किया जा सकता है। मदरसे की विदेशी और आतंकी कनेक्शन की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर सकती हैं। आरोप है कि अतरसुइया इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा संचालित हो रहा था। बता दें कि अतरसुइया इलाके में मदरसा जामिया हबीबिया में बुधवार को नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। पुलिस ने मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल और 3 छात्रों को गिरफ्तार किया था। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के इसी मदरसे में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यह करीब 80 साल पुराना जामिया हबीबिया मस्जिद आजम यहाँ पर मदरसा है और इसमें करीब 105 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नकली नोट बनाने का गोरख धंधा पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। प्रयागराज की सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। आईबी से लेकर यूपी एटीएस, एलआईयू, तमाम दूसरी एजेंसियां भी इस मामले में अब अलर्ट हो गई हैं, जांच पड़ताल में जुट गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस मामले में जानकारी दी है कि यह मदरसा पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इसकी कोई मान्यता नहीं ली गई थी और इस मामले में करीब 2 साल पहले शासन को रिपोर्ट बनाकर भी भेजी गई थी। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, और क्या क्या जानकारी इस मामले में मिल पाई है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं अमित कि जिस तरह से अतरसुइया इलाके में ये मदरसा चल रहा था जामिया हबीबिया, इस मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर प्रिंटर और लैपटॉप जैसी सामग्री मिली है, अन्य उपकरण मिले हैं और यहाँ पर 100-100 रुपए के नकली नोट बनाए जाते थे जो बाजार में खपाए जाते थे। एक असली नोट के बदले जो है वो 3 नकली नोट दिए जाते थे और इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने कहा है कि तमाम 4 आरोपियों को जिन्हें जेल भेजा गया है उनके जल्दी कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी अदालत से, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, इनके नेटवर्क को खंगाला जाएगा और भी इसमें तमाम जानकारियां की जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई आतंकी संगठन से संबंध हो या फिर विदेशी फंडिंग हो, इन तमाम पहलुओं की भी जांच की जाएगी और टेररिस्ट फंडिंग को लेकर इसमें जांच की जाएगी और फाइनेंशियल ये किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे उसकी भी जांच की जाएगी। और अगर ये नोट छापने की जो इनके पास जो कागजात थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलते जुलते कागज है, तो उन धाराओं में भी यहाँ पर आगे मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, धाराएं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां मदरसे में पहुंच रही हैं। वहां पर आज जो 25 साल से वहां पर क्लर्क रह रहा है मोहम्मद अतीक, उससे पूछताछ की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ। बीजेपी के ज्यादातर विधायक इस बार खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक इस बात पर एक दूसरे की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देहरादून के पौष इलाके डिफेंस कॉलोनी में ये घर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये घर किराए पर लिया है, जहां वो अपनी विधायक बेटी अनुपमा के साथ रहते हैं। हाल ही में गैरसैंण विधानसभा सेशन में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ है। हरीश रावत का मानना है कि ये सही फैसला है, क्योंकि महंगाई के दौर में गुजर बसर करना आसान नहीं। 4 बार के पूर्व सांसद और 1 बार के विधायक हरीश रावत को करीब 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है। वहीं बतौर विधायक बेटी अनुपमा रावत को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर विधायक की तरह करीब 3 लाख रुपए मिलते हैं। कहाँ से लाएंगे, कैसे पूर्ति करेंगे, कैसे काम चलाएंगे? मेरी बेटी विधायक है, लेकिन किराए में देता हूँ मकान का जो भूतपूर्व है, क्योंकि यदि मैं उसे कहूँगा किराए दे तो वो रोने लग जाएगी, कहाँ से देगी? तो ये स्थितियां हैं आज विधायकों की। असल में इस पर बहस तब शुरू हुई जब पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा था कि जब 10-12 हजार रुपए में टेम्पररी कर्मचारी काम करते हैं तो विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ने का क्या मतलब। इसी बात पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी बात कही, लेकिन दोनों नेताओं की बात पर बीजेपी ने चुटकी ली है। इधर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि पैसा कितना बढ़ेगा उसको फिलहाल बताया नहीं जा सकता।
कोई अपने आप को अत्यधिक जिसे कहना चाहिए संत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही संत नहीं है। संत होने की भी जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियन है, व्यवहारिक बात है। क्या आज ड्राइवर कोई 12,000 में आएगा? कोई आने को तैयार नहीं है। आखिर एक चालक तो किसी विधायक को चाहिए ना। उसको हमने 12,000 के बजाय 20,000 रुपये किया, जो आज हमारे यहाँ जो उपनल और दूसरी संस्थाएं शायद 20,000 रुपये देती है, हमने उसके समकक्ष 20,000 रुपये देने का काम। इस तरह से यदि थोड़ी बहुत इजाफा हुआ है तो बिना जानकारी के यदि कोई बयान दे रहा तो ये उसका विषय हो सकता है। उत्तराखंड उन राज्यों में है जो कर्ज लेकर कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। वहीं माननीयों की सैलरी पेंशन बढ़नी चाहिए या नहीं, इसको लेकर पूर्व विधायक गणेश गोदियाल और हरीश रावत की तरह राय बंटी हुई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को और भी बेहतर मेडिकल सुविधा मिल सके, इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामलला के भक्तों के लिए शुरू होने वाली सुविधाओं का उद्घाटन किया। एक कंपनी की ओर से 10 एम्बुलेंस दी गई हैं। राम जन्मभूमि परिसर में ये एम्बुलेंस 24 घंटे मौजूद रहेंगी, जहां पर एस सिग्मा कंपनी की ओर से इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये तमाम सुविधाएं फिलहाल वहां पर राम भक्तों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज प्रभु ने कृपा की है, हमने प्रभु रामलला का दर्शन किया, अपने आराध्य हनुमान जी महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों की सुख संपत्ति वैभव की कामना करता हूँ। देखिए, अयोध्या की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नित नए डेवलपमेंट होंगे। आज मेयर साहब से भी बात हुई है और कुछ अच्छा होगा। मैंने उसमें बोला है, बहुत ही दुखद है और वहाँ की सरकार को इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजामात संपन्न। मायावती एक बार फिर से बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए चुन ली गई हैं। बहुत सारे राजनीतिक जानकार इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि शायद वो सियासत से संन्यास ले लें और अपने भतीजे आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी दे दें, लेकिन मायावती ने सभी अंदाजों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से पार्टी की जिम्मेदारी अगले 5 सालों तक यानी 2029 तक के लिए खुद संभाल ली है। मायावती अगले 5 सालों में 73 साल की हो जाएंगी। जानकारों का यह भी मानना है कि एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे मायावती की सबसे बड़ी सोच यही है कि वो अपने विरोधियों और आसपास के रहने वालों को संदेश दे सकें कि वो कमजोर नहीं पड़ी हैं। वो पार्टी को जिस तरह से संभाल रही थीं, आगे भी संभालती रहेंगी। देखिए, 18 सितंबर 2003 से लगातार 21 साल हो गए हैं और मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के तौर पर उस पद पर आसीन हैं और एक बार की फिर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मोहर लग गई है 6वीं बार और फिर 5 साल के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब तमाम अटकलें लग रही थी कि अब मायावती संन्यास ले लेंगी या फिर कोई पद हासिल कर लेंगी। देश में कोई संवैधानिक बड़ा पद, राष्ट्रपति जैसे पद की भी चर्चा पहले हुई थी। तो उसके बाद से मायावती जब वहाँ पर जब ये अटकलें आई तो उसको रोकने के लिए एक तरीके से ये सारी कवायद की गई, जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लहजे में बता दिया है कि भले ही आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हों, लेकिन उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि आखिरी सांस तक वो सक्रिय राजनीति में रहेंगी। और इसके लिए उन्होंने अंबेडकर और कांशीराम के नाम का हवाला भी दिया, उनका उदाहरण भी गिनाया है। तो एक बात एकदम साफ है कि ये जो संन्यास की अटकलें लग रही थी उसमें मायावती ने दो टूक कह दिया है कि वो लगातार सक्रिय राजनीति में रहेंगी, आखिरी सांस तक रहेंगी और बाकी उत्तराधिकारी की जो बात है वो आगे कभी फिर तय होगा भविष्य में। उत्तर प्रदेश में कल और परसों पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है। इसको लेकर कानपुर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पिछले हफ्ते हुई परीक्षा में कानपुर में पुलिस ने कई फर्जी परीक्षार्थियों को धर दबोचा था, इसलिए इस बार जांच एजेंसियां पहले से ही काफ़ी चौकस हैं और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कई स्तरों पर अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए सभी सेंटर्स पर नजर रखी जा रही है। परीक्षा को लेकर के, भर्ती की परीक्षा को लेकर के पुलिस विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदा है और जो आने वाले हमारे 2 दिन हैं जिसमें शेष परीक्षाएं बची हुई हैं, इसमें और मुस्तैदी के साथ जो है वो इनको संपन्न कराया जाएगा। सर, जो लोग पकड़े गए उनके तार किसी स्टेट से तो नहीं तक सामने आया, क्या उस पर पड़ताल करेंगे सर आप?
अभी तक जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसमें ये सब इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे थे और ये सभी जो है वो या तो खुद अपनी जन्मतिथि को चेंज करा करके, जैसे कुछ प्रकरण ऐसे हुए जिसमें 2 बार डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज कराई गई है और 1-2 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें कि जो है वो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जहां एक और 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को पुलिस की सतर्कता से कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया और एक बार फिर से 30 और 31 अगस्त को परीक्षाएं होनी, जिसको लेकर पुलिस के अधिकारियों ने जहां एक और अपनी कमर कस दी है तो वहीं 100 से ज्यादा एलआईयू के सिपाहियों को लगाया गया है और पूर्व में पकड़े गए सॉलरों की कुंडली भी खंगाले में पुलिस लगी है ताकि नकल विहीन ये परीक्षाएं हो और इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो। इसका पुलिस ने अब विशेष ध्यान रखा है और पुलिस के अधिकारियों की माने तो पुलिस ने अपनी 5 लेयर की एक टीम बनाई है जो ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए रखे है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।